स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो आज एक नए टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं। चैप्टर 2 ही है आपका, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में नाम हुआ इसका इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर कहिए या कैपेसिटेंस कहिए। ठीक बात है। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन, सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो है। आप लोग मेरे वीडियो में जाकर देखे भी होंगे, नहीं देखे क्या? तो जाके देख लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। सबको प्लेलिस्ट में डाल के रखे हुए हैं, आप उसको जाके देख के अपने कॉन्सेप्ट को रीचेक कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ में एग्जांपल्स दिया गया है, ये एमटीजे का न्यूमेरिकल्स बताते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक ठाक चीज है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो आज का हेडलाइनिंग अपने लोग का होगा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है, यही हैशटैग चलेगा। ठीक है। उसके पहले यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कुछ कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही फीस है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बिना देर किए हम लोग कैपेसिटर को शुरू करते हैं। और कैपेसिटर को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो यह समझते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर होता क्या है उसका डिफिनेशन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले। कैपेसिटर, उसका इंट्रोडक्शन। और कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट चेक करते हैं इंसुलेटर का और कंडक्टर का। तो इंसुलेटर अपने लोग के काम का चीज नहीं है, कैपेसिटर के लिए इंसुलेटर काम का चीज नहीं है तो हम लोग कंडक्टर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। इसमें बोल देंगे आपको कंडक्टर का कॉन्सेप्ट कि कंडक्टर क्या होता है, इसको हम बोल के आपको समझा देंगे इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है? ये होता है द substances which have a large number of free electrons, so that when an electric field is applied on it, then there is a large movement of free electrons। तो वह सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, वह सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट, इस प्रकार से कि जब इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएं तब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लार्ज मूवमेंट हो। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। अच्छी बात है। जैसे तो सबसे बेस्ट अच्छा कंडक्टर आपका हो गया एग्जांपल में कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और कई सारे हैं। किसी लगा देते हैं ना, आप लोग जानते ही है। मेटल्स कंडक्टर ही हुआ, है ना। मेटल्स कहिए या फिर कंडक्टर्स कहिए, जो कह लीजिए इसको, है ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका? कंडक्टर हो गया। ठीक बात है। खासियत क्या बात है? खासियत की बात इसमें क्या हो गई? इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बेसिस पर अगर इसका प्रॉपर्टीज देखा जाए, इसी में अगर इंसुलेटर को बोला जाए तो इसको लिखवाएंगे नहीं, आपको ऐसे ही बोल देते हैं इंसुलेटर में। चलिए लिख ही देते हैं, द सब्सटेंसेस
which have lack of number of free electrons, so that when an electric field is applied on it, then there is no movement of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ इसमें, क्योंकि है ही नहीं ना। पॉकेट में पैसा होगा तब तो खर्च करेंगे। इंसुलेटर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है, तो जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं वुड, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, जानते ही है, कार्बन है, मीका है, ये सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। तो बात यहां तक समझ में आया सब लोग को अच्छे से। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काफी ज्यादा कमी है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। कंडक्टर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लार्ज मूवमेंट होता है। इंसुलेटर पर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लार्ज मूवमेंट या कोई मूवमेंट ही नहीं हो पाता। साथ ही इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, जिस कारण से आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताए थे। इंसुलेटर से होकर, इंसुलेटर है तो इससे होकर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा। ये सब बात आप लोग को पता होगा। इधर प्लस प्लस है और इधर माइनस माइनस है। तो इंसुलेटर से होकर चार्ज, इंसुलेटर में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंसुलेटर से होकर पास करता है। मैटर अपने लोग के पास है कंडक्टर, कंडक्टर से ही कैपेसिटर बनेगा, है ना। इस कारण से अब इसका लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इनसाइड ए कंडक्टर नो चार्ज एग्जिस्ट्स। कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इनसाइड ए कंडक्टर नो चार्ज एग्जिस्ट्स, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप ध्यान रखेंगे हमेशा। इन सब प्रॉपर्टीज का काम पड़ेगा कॉन्सेप्ट को समझने में कि कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बात है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं तो फिर इसका पिक्चर बना के हम समझा देंगे। चार्ज ओनली एग्जिस्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, केवल सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। सो द इलेक्ट्रिक lines of force passes through the surface of a conductor। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किधर से पास करता है, केवल सरफेस ऑफ कंडक्टर से। आपको याद होगा अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक कंडक्टर को डाल दें, डाल सकते हैं सॉरी, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज एग्जिस्ट नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो चार्ज एग्जिस्ट कहां करता है, ध्यान में होगा आपको, ओनली
ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, केवल सरफेस के कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। तो सरफेस पे एग्जिस्ट करने की वजह से बाहर का लाइन तो बाहर बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइन सरफेस पे आएगा ये सरफेस पर घूमेगा, इस प्रकार से आएगा, घूमेगा, घूम के बाहर निकलेगा, आएगा, घूमेगा, घूम के उसी जगह से बाहर निकलेगा, घूम के बाहर निकल जाएगा, और बाहर का लाइन तो बाहर बाहर है ही। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स केवल कंडक्टर के सरफेस से होकर पास करता है। ये दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके, और भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में थोड़ा रिकॉलिंग है क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना। यहां से लिख लीजिएगा, मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। तीसरा प्रॉपर्टीज का हम लोग लिखते हैं, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप। द तीसरा प्रॉपर्टीज का हो जाएगा, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाहे किसी भी आकार का हो, गोल हो, चकोर हो, लंबा हो, सीधा हो, कोई मतलब नहीं, किसी भी शेप का अगर कोई कंडक्टर है तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा। बस समझ रहा है, किसी भी शेप का हो, गोल होगा, जैसे मान लेते हैं ना कोई कंडक्टर है रॉड टाइप का है, प्लस 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 प्लस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इससे प्रूफ किए मैं आप लोगों को। कोई रिंग है, हॉलो स्फीयर है, ये सब क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक ना। तो किसी भी शेप का हो, सिलिंड्रिकल हो, कंडक्टिंग शीट कुछ इस प्रकार का हो, ये चार्ज है, इसमें क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। तो किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी कंडक्टर हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा और हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है। हो गया ये बात क्लियर। इसका चौथा प्रॉपर्टी कहता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इनसाइड एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। आप लोग को बताए थे जब कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल कर रहे थे हम लोग, कि मान लेते हैं अपने पास कोई एक स्फीयर है, आर रेडियस का है, ठीक। अगर ये चार्ज भी है, ठीक बात है, बिना चार्ज के पोटेंशियल कहां से आएगा। अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल भी हो आर रेडियस का, तो r/2 का पोटेंशियल क्या होगा, अंदर में, अंदर का पोटेंशियल भी ही होगा। जानते होइएगा आप लोग, सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, ए कांस्टेंट होता है। याद होगा आपको, किसके बराबर होता है याद है, के, अगर चार्ज क्यू लेते हैं तो के क्यू बटा कैपिटल आर। सेंटर पर का पोटेंशियल भी इतना ही होगा, सरफेस का भी इतना ही होगा, अंदर में किसी पॉइंट पर जाएंगे तो सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। समझ में आया सब बात। सरफेस के कंडक्टर के सरफेस से लेकर अंदर से मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट ही होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इसका 5 नंबर में कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का कोई भी सतह हो, जैसे मान लेते ये कंडक्टर आपका हो गया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इसका, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कारण से ना बोलते हैं कि पॉजिटिव से निकलता है, नहीं क्या? स्फेरिकल टाइप का अगर होगा, अगर स्फेरिकल टाइप का होगा, चार्ज है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरीके से। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, ये फिक्स बात है। ठीक है, ये सब बात आप लोग ऑलरेडी जानते होइएगा, इसको रिकॉल कर दिया गया है इंट्रोडक्शन में, और भी इंट्रोडक्शन लेंगे इसका कि कैपेसिटर अब क्या होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, इसको याद भी रखेंगे, ये गाहे बगाहे ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। और जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पूछ सकता है तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्यों नहीं, है ना, ये ज्यादा काम का चीज है। तो ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे, 2-3 प्रॉपर्टी लिख देंगे इसका। अब हम लोग आते हैं, समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है? सबसे पहला बात क्या है, द कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है विच हैज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, या इसे कहते हैं स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी in terms of charge in it। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके पास योग्यता है, एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने में स्टोर कर सकता है चार्ज के पदों में, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, एंड सप्लाइज इट एट वंस, और एक ही बार में सबको सप्लाई कर सकता है। मतलब थोड़ा करके स्टोर करेगा, थोड़ा करके, और सप्लाई एक के बार कर देगा। आप ऐसे समझिए, मोबाइल में या कहीं भी कैमरा से फोटो खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है, फोटो खींचने के अंदर क्या होता है, फ्लैश मारता है एक साथ। तो कैमरा के अंदर तो बैटरी लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, ठीक है। तो कैपेसिटर उसके अंदर, कैमरा के सर्किट में एक कैपेसिटर भी लगा होगा, वो 1.5 वोल्ट से करंट को अपने में स्टोर कर रहा है, और एक साथ फ्लैश मारा, आंख चो दिया भाई क्या है, नहीं क्या, पंखा हो गया, मोटर हो गया, वो सब में 2 इस प्रकार से टर्मिनल्स निकले होते हैं। एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, टर्मिनल्स निकले होते हैं। एक साइड से ये चार्ज अपने में स्टोर कर रहा है, और दूसरे साथ सडनली एकाएक पूरे के पूरे चार्ज को धीरे धीरे स्टोर करेगा, और पूरे के पूरे चार्ज को इंस्टेंटली ये डिलीवर कर देगा, सप्लाई कर देगा। ये इतना विशेष प्रकार का एक डिवाइस होता है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें योग्यता है कि वो अपने में इलेक्ट्रिक एनर्जी को चार्ज के टर्म्स में, चार्ज को एनर्जी को अपने में स्टोर कर सके, और उसको सडनली एकाएक सप्लाई कर सके। ये योग्यता जिस डिवाइस में है, उसी डिवाइस का नाम क्या दिया गया? कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटी से निकला है ना। कैपेसिटी किस बात का, ये आगे समझेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फिलहाल कैपेसिटी किस बात का? अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने का, वो अपने में कितना चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक बात है। चलिए, अब ये होता कैसा है इसको भी जरा समझ लेते हैं, इधर वाला मिटाते हैं। जब 2 कंडक्टर को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, काफी समीप लाते हैं, सटाते नहीं है, थोड़ा अलग करके ही, तो यहां लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन 2 कंडक्टर्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। प्लेस्ड क्लोज का मतलब सटा के नहीं रखना है, थोड़ा हटा के,
दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर को चिपका के नहीं रखे हैं, सटा के नहीं, थोड़ा सा मतलब हटा के रखा है, प्लेस्ड क्लोज, नजदीक रखा गया है, सटा के नहीं रखा गया है, प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, देन द combination is called a कैपेसिटर। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। दो कंडक्टर है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी अभी बताया आपको। तो दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर को क्या किए? एक दूसरे के नजदीक रख दिए। एक दूसरे के नजदीक जो ही रखेंगे तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? अब ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर कहलाएगा। अब इसमें योग्यता आ जाएगी, टर्मिनल्स वगैरह निकाल देंगे तो योग्यता आ जाएगी कि इसमें अब चार्ज स्टोर हो सके थोड़ा थोड़ा करके और इसको एक साथ ये डिलीवर भी कर दे। ठीक बात है, ये होता है कैपेसिटर का कहानी। अब नेक्स्ट हम लोग उठाते हैं, तो ठीक है सर जी, कैपेसिटर तो समझे, ये होते कितने प्रकार के हैं? तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इट इज मेनली मुख्यतः ऑफ थ्री टाइप्स। ये मुख्यतः तीन प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऐसे तो दुनिया में सबसे पहला कैपेसिटर जो बना था वो स्फेरिकल बना था, ठीक ना। स्फेरिकल कैपेसिटर से काम नहीं चला तो ज्यादा यूज में हम लोगों के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा यूज में हम लोग बाद में इसको भी ले आए, स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो बस यही तीन प्रकार का कैपेसिटर आपका मुख्य रूप से होता है। कॉम्बिनेशन को बदल भी सकते हैं, एगो पैरेलल ले लेंगे, एगो सिलिंड्रिकल ले लेंगे, एगो पैरेलल ले लेंगे, एगो स्फेरिकल, मतलब उलट पुलट किया जा सकता है। मॉडर्न जमाने में ये सारा का सारा बात संभव है। ठीक बात है। तो कैपेसिटर आया समझ में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें योग्यता है कि वो अपने में चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सके और सडनली उसको डिलीवर कर सके। चार्ज और एनर्जी को स्टोर करके उसे सडनली डिलीवर कर सके, एकाएक, ठीक है, सप्लाई कर सके। अच्छी बात है। ये होता कैसा है? तो जब दो कंडक्टर को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ये होते कितने प्रकार के हैं? ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब सर टाइप्स पढ़ाइएगा? नहीं सर, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है। जैसे देखिए, कैपेसिटर नाउन हो गया ना, एक वस्तु का पहचान हो गया, वो नाउन है। अब उसकी विशेषता भी तो होगी क्या? अच्छा चलिए, उसकी विशेषता क्या होगी? उसका कैपेसिटेंस। जैसा कि हम लोग बताए कि चार्ज और एनर्जी को स्टोर करना है, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा तो कोई ज्यादा करेगा। तो इसको कौन डिसाइड करके बताएगा? अब कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो बिजली पर चलने वाले उपकरण है उन सबों में या उसके अलावे भी बैटरी पर चलने वाले उपकरणों में जहां चार्ज को स्टोर करके का एक सप्लाई करना होगा, जैसे कि पंखा हो गया। देखिए, स्टार्ट करने में फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ना ये, तो स्टार्ट करने में पावर ज्यादा लगता है और जब रनिंग में आ जाएगा तो पावर कम लगेगा। तो एकाएक पावर कहां से दे उसको? जो पंखा चल जाए, मोटर चल जाए, है ना। तो एकाएक पावर देने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। क्लियर है बात? कैपेसिटर लगाते हैं और वो क्या करेगा? कैपेसिटर की चार्ज को थोड़ा सा स्टोर करेगा, एकाएक देगा और झटका से वो पंखा या मोटर चल जाएगा। तो मुख्य रूप से जहां सडन चार्ज की आवश्यकता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। ऐसा यूजेज में देखेंगे इसके, है ना। यही इसका मेन यूज भी है और इस पर्पज से आप जिसमें इस्तेमाल कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले ताकि फोकस बना रहे इसके ऊपर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं या बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कह लीजिए
या कैपेसिटेंस कह लीजिए। इसको आमतौर पर हम लोग सी से दिखाते हैं, एग्जाम में बराबर पूछता है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये, इसको जरा समझते हैं। ये एडजेक्टिव है, उसका खासियत है। कैपेसिटेंस क्षमता हो गया, तो कोई कम चार्ज को स्टोर करेगा तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा, कोई ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और कहने का मतलब सब तो कैपेसिटर ही है ना। तो क्या टेलीविजन वाला खोल के पंखा में लगा दे, कि पंखा वाला खोल के मोटर में लगा दे? क्या आपको पता है मोटर में जो लगाते हैं या फ्रिज में जो लगाते हैं वो 5 माइक्रोफैराड का होता है, मोटर वाले में 10 माइक्रोफैराड का होता है, पंखा वाले में 2.5 माइक्रोफैराड का होता है ना। तो सबका अलग अलग क्षमता है, अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से हम लोग अलग अलग क्षमताओं का कैपेसिटर बनाते हैं। उस क्षमता को कौन डिफाइन करेगा? उसी क्षमता को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा बात? उसी क्षमता को डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये एडजेक्टिव है, किसी भी कैपेसिटर का खासियत है, उसकी पहचान है। किसी भी कैपेसिटर का ये खासियत ही है, उसकी पहचान है कि भाई इसका ये 2.5 है तो ठीक है, इसको पंखा में लगाइए। इसका 10 है भाई, 10 माइक्रोफैराड का, इसको मोटर में लगाइए, पंखा में लगाइएगा तो पंखा जल जाएगा, है ना। तो हर एक क्षमता के लिए अलग अलग है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इसके डिफाइन करने के लिए थोड़ा भूमिका बांधते हैं हम लोग। तो पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर इसको लेके चलेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर। तो लिखते हैं इसमें द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is defined as electrical capacitance or capacitance of a capacitor is defined as the measure of power up to which a capacitor can store the charge and energy in it। ये अपने में कितना चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उस क्षमता के माप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। बात को समझ में आया? कोई जैसे बताया ना भाई, कोई कम चार्ज स्टोर करेगा तो उसका क्षमता कम है, उसका कैपेसिटेंस कम है। कोई ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नहीं बोलते अपने दोस्तों में मैटर हो जाता है तो क्या बोलते हैं? रे तुम्हारी की क्षमता हो, नहीं बोल देते हैं, क्या औकात है तुम्हारा? मतलब कि वो कितना पैसा वाला बाप का बेटा है, वो अपने एक फोन से कितने सारे लड़कों को जिता के मैटर खड़ा कर देगा, है ना। तो इससे उसकी क्षमता का पता चल जाता है, नहीं क्या? तो हम लोग अपने दोस्तों को समूह लगाओ, उससे बहस नहीं करो भाई, है ना। वो ज्यादा क्षमता वाला लोग है, ज्यादा पैसा वाला लोग है, वो ज्यादा उचक्का टाइप का लड़का है, 10 को लड़का जुटा देगा, मारपीट कर लेगा बिना मतलब। तो इस सब टाइप का बात भी समझने के लिए लाइटर मोड में, है ना। तो कितना चार्ज, कोई कम चार्ज स्टोर करेगा तो कम कैपेसिटेंस उसका होगा, कोई ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो ज्यादा कैपेसिटेंस उसका होगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग कैपेसिटेंस को डील करते हैं। चलिए अब इसको तो बात समझ में आया कि हाँ सर जी समझ में तो आया इतना बात कि हाँ अपने में चार्ज को स्टोर करेगा, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा तो उस हिसाब से उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक बात है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता क्या है। हम सभी लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं एज वी नो दैट व्हेन, क्या जानते हैं? व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर को हम लोग कुछ चार्ज देते हैं, देन इट्स पोटेंशियल इज राइजेज इन द सेम रेशियो, उसी अनुपात में उसका पोटेंशियल राइज करता है। दैट इज V प्रोपोर्शनल टू Q, जितना चार्ज देंगे उतना ही उसका पोटेंशियल होगा। कैसे? आइए जरा इसको समझते हैं। जैसा कि इसका प्रॉपर्टी आप लोग को बताया था कंडक्टर का, कि कंडक्टर के इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कितना होता है? कंडक्टर का पोटेंशियल होता है V बराबर KQ/R, या बोलते हैं हम लोग V इज इक्वल टू Q/4πε0R। किसी दिए गए कंडक्टर से, मान लेते हैं ना R रेडियस का भी कंडक्टर है,
इस पर चार्ज दिया हुआ है, मान लेते हैं Q चार्ज दिया गया इसके ऊपर, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक बात है। तो किसी दिए गए कंडक्टर के लिए इसका शेप एंड साइज तो कांस्टेंट हो गया ना, 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ही, और कंडक्टर का रेडियस, चार्ज देने से कंडक्टर क्या सिकुड़ जाएगा, नहीं। चार्ज निकाल लेने से क्या कंडक्टर फैल जाएगा, नहीं। तो चार्ज देने या फिर निकाल लेने से उसके शेप एंड साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर है बात। जब शेप एंड साइज में कोई अंतर नहीं आया तो ये नीचे का टर्म कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q के प्रोपोर्शनल हो गया ना। मतलब क्या कि अगर हम लोग चार्ज अभी Q दिए है तो पोटेंशियल भी है। हो सकता है कि अगर चार्ज हम लोग 2Q दे दे तो पोटेंशियल भी 2 भी हो जाए, 3Q दे दे तो 3 भी हो जाए, 4Q दे दे तो 4 भी हो जाए। तो जो जो चार्ज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। गॉट इट। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। सब कुछ को पीछे वाला भी लेके चलना पड़ता है ना भाई, आप लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं घर पे, सेल्फ स्टडी में कमी है, बातें भूल जाते हैं। तो क्या लिखे हम लोग कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी कंडक्टर को जो हम लोग कुछ चार्ज देते हैं तब उसका पोटेंशियल भी उसी अनुपात में राइज कर जाता है, उसी अनुपात में उठता है। ठीक बात है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहां कांस्टेंट लगाते हैं C, कैपिटल C, और Q तो जस्ट का तस रह गया। दिस इंप्लाइज C बराबर V बाई Q। एज ए फॉर्मूला इसको फिलहाल ध्यान रखेंगे और कहेंगे वेयर C इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहां C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नोन एज द वही नाम जो आपका डिफिनीशन है, नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। वाला मिटा दिए ताकि पूरा पूरा बात लिख सके। ठीक है, ये हो गया आपका नोन एज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, which is defined as the ratio of charge given to a conductor and the rise of potential, कि कितना चार्ज दिए और बदले में कितना पोटेंशियल राइज किया। इसको और भी डिटेल से अभी समझते हैं हम लोग। यानी कि सोच के देखिए, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक बात है सर, इसका पोटेंशियल अभी 10 वोल्ट है। कब? जब इसको हम लोग 2 कूलम्ब का चार्ज दिए तब इसका पोटेंशियल था 10 वोल्ट। अभी क्या किए कि इसको फिर से 2 कूलम्ब चार्ज दिए, ठीक, तो पोटेंशियल बढ़ गया इसका 20 वोल्ट। तो बोलेगा इसका कैपेसिटेंस बतलाइए, कैसे बताइएगा? चार्ज कितना दिए? 2 कूलम्ब, पोटेंशियल कितना बढ़ गया? 20 हो गया, पहले कितना था? 10, राइज इन पोटेंशियल नहीं हुआ ना, 2/10, तो C हो गया आपका 0.2। ऐसे इसका यूनिट फैराड होता है, आगे लिखेंगे हम लोग 0.2 फैराड। कुछ बात समझ में आ रहा कि कितना चार्ज पहले से था, कितना पोटेंशियल पहले से था, ये उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमने चार्ज दिया कितना, अभी कितना दिया, और बदले में पोटेंशियल कितना राइज हुआ है। मतलब यूं समझिए, ये आपका कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V1 था, अब इसको हम लोग चार्ज दे देते हैं स्मॉल q, अब इसका पोटेंशियल बढ़ के हो गया V2। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? चार्ज गिवन टू कंडक्टर एंड द राइज ऑफ पोटेंशियल, V2 माइनस V1। समझ में आ रहा बात?
कितना चार्ज दिए बदले में कितना पोटेंशियल उसका राइज कर गया, ये मैटर करता है। क्लियर है बात, समझ में आई सब बात? तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट डायमेंशन लिख लेते हैं, फिर और भी इसकी चर्चा करेंगे। इधर से मिटा दे, चलिए मिट गया। तो हम लोग सीखे C बराबर कितना होता है, Q बाई V। C बराबर हो गया Q बाई V। तो इसका SI यूनिट क्या लिखिएगा, Q का तो होता है कूलम्ब, V का होता है वोल्ट। वोल्ट का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। कूलम्ब, वोल्ट का होता है जूल पर कूलम्ब। कूलम्ब चला गया ऊपर, तो क्या कह सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर जूल। तो ऐसा यूनिट हो गया, तो इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन कितना होगा, कूलम्ब स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट में ET का स्क्वायर, और जूल का डायमेंशन ml स्क्वायर T का पावर -2। चलिए सबको एक साथ कर देंगे। m चला गया ऊपर, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर -2 पड़ गया तो +2, +2 पहले से है, तो t का पावर 4, a का पावर 2। ये इसका डायमेंशन हो गया। यहां तक कम से कम आंसर हम लोग लिखते हैं। यहां तक आंसर अगर लिखेंगे तो हम लोग का बात बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आया सब लोग को समझ में? चलिए अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में हम लोग और भी टर्म्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में कुछ और भी टर्म्स को हम लोग देखते हैं, जैसे एरो देख के समझ सकते हैं इसको। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V बराबर कितना हो गया, 1 वोल्ट, यही फॉर्मूला आपका है। देन C बराबर Q, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज गिवन के बराबर हो जाएगा। क्या मतलब इसका, दैट इज फॉर यूनिट राइज इन द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के यूनिट राइज ऑफ पोटेंशियल के लिए, फॉर यूनिट राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge required is called the electrical capacitance। एक ही नाम लिखते हैं, electrical capacitance of capacitor। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बस 1 वोल्ट ही बढ़ाना है। अच्छा एक चीज यहां पे है, कूलम्ब पर वोल्ट को जाइए जितना भी, इसको हम लोग फैराड भी कहते हैं। फैराड कैपिटल F से दिखाते हैं, ये इसका फेमस यूनिट है फैराड। इसको भी लिख के दिखाएंगे अभी क्या होता है फैराड। तो अभी यहां समझते हैं इस पॉइंट को हम लोग कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, केवल और केवल 1 वोल्ट ही बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, केवल और केवल 1 वोल्ट ही बढ़ाना है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या अपने आप बढ़ेगा? हाँ, क्या 1 वोल्ट पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं ना बढ़ेगा। जब अपने आप नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए कुछ चार्ज की आवश्यकता तो होगी। सवाल उठता है कितना चार्ज देंगे सर, जो 1 वोल्ट से उसका पोटेंशियल बढ़ जाए। सवाल ये उठता है ना कि सर कितना चार्ज देंगे जो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए। तो भैया जितना उसका कैपेसिटेंस होगा उतना चार्ज देना पड़ेगा। नहीं समझे सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब का चार्ज दे, 1 कूलम्ब का चार्ज देने से, 1 कूलम्ब का चार्ज देने से 1 वोल्ट बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैराड होगा। ओ असर 10 कूलम्ब देने से अगर 1 वोल्ट बढ़ा तो भैया कैपेसिटेंस उसका 10 फैराड होगा। अच्छा अब कुछ समझे सर, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होगी वही आवश्यक चार्ज उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगा। वही आवश्यक चार्ज क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसे कि पंखा का है, पंखा का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2.5 माइक्रोफैराड। अब इसको 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना हो
1 वोल्ट के लिए, तो चार्ज कितना लगेगा, Q बराबर 2.5 माइक्रोकूलम लगेगा। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2.5 माइक्रोकूलम लगेगा। कोई 10 माइक्रोफैराड का है तो 10 माइक्रोकूलम लगेगा, कोई 0.5 माइक्रोफैराड का तो 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज लगेगा। तो 1 वोल्ट बढ़ाना है, जितना ही बढ़ाएंगे उस हिसाब किताब से उसका कैपेसिटेंस डिफाइन हो जाएगा। ठीक बात है। अब आइए फैराड की चर्चा करते हैं हम लोग कि फैराड क्या है सर। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। 1 फैराड बराबर, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल भी है, 1 फैराड क्या होता है, 1 कूलम्ब बाई 1 वोल्ट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि दैट इज इफ 1 कूलम्ब चार्ज is sufficient to increase the potential of a conductor by 1 वोल्ट। बस 1 वोल्ट के लिए 1 कूलम्ब चार्ज पर्याप्त है किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए। देन the capacitance of capacitor या conductor is called 1 फैराड। ये फैराड का डिफिनीशन हो गया आपका। तो समझ में आया बात। 1 कूलम्ब चार्ज से 1 वोल्ट पोटेंशियल किसी कंडक्टर का बढ़ता हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 फैराड होगा। 1 कूलम्ब से 1 वोल्ट बढ़ता हो तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाता है। ठीक बात है। चलिए इसी में अगर कुछ एलिमेंट्री कैलकुलेशन के लिए दे देगा, फॉर एलिमेंट्री कैलकुलेशन मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में या इंटीग्रल फॉर्म में, तो C बराबर क्या लिखेंगे, छोटा सा चार्ज दिया dq तो छोटा सा पोटेंशियल बढ़ गया dv। इसको चाहेंगे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइड करके भी निकाल सकते हैं। हाँ उल्टा dv इक्वल, ठीक था, dq इक्वल टू सही लिखे थे जी c dv। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कैपिटल Q तक। पोटेंशियल पहले V1 था संयोग से V2 या 0 से V तक जो भी कह लीजिए, है ना। तो आप प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तब भी आपका ये इक्वेशन वैलिड है, फुल प्रूफ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना बात तो समझ में आ ही गया हम लोगों को। थोड़ा ज्यादा है तो उसको थोड़ा बैक वगैरह करके भी देख लेना भाई, कॉन्सेप्चुअल चीज है, कोई विशेष बात नहीं है ना। यहां तक में क्लियर है आपका। कैपेसिटर क्या होता है समझ में आया सर, कॉम्बिनेशन होता है 2 कंडक्टर का। क्या करता है ये अपने में चार्ज एनर्जी को स्टोर करता है। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की चार्ज कितना दिए और बदले में उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा। ठीक ना। C बराबर Q बटा V फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, इस पॉइंट्स को सब पढ़ेंगे देखेंगे, नोट तो कर रहिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड कैसे करेगा। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस depends upon the shape and size of a conductor। जिस प्रकार का शेप साइज होगा उसी प्रकार से कंडक्टर का पोटेंशियल भी होगा, है ना। द शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर, नेचर ऑफ मीडियम कि मीडियम में नेचर क्या है, इस पर इसका काफी इस्तेमाल होगा आगे, है ना। तो नेचर ऑफ मीडियम पर बहुत डिपेंड करता है ये। तो एयर है कि कुछ दूसरा मटेरियल डाल दिया है प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट्स है ना, क्या प्लेट्स के बीच में कोई दूसरा मटेरियल डाल दिए हैं कि एयर है। एयर होगा तो कुछ उसका वैल्यू होगा, कुछ मटेरियल डाल देंगे तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, है ना। तो नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एंड ऑल्सो neighboring another कैपेसिटर्स, अगल बगल में भी कुछ कैपेसिटर होगा। तो हम लोग इसमें आगे आपको सीरीज ग्रुपिंग,
सीरीज ग्रुपिंग के साथ पैरेलल ग्रुपिंग, ये सब भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, है ना। तो अगल बगल में अगर कोई कैपेसिटर दूसरा लगा होगा तो उस बात पर भी ये डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये डिपेंड करता है। अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के चार्ज और पोटेंशियल, इसको ध्यान रखेंगे एकदम स्टार पॉइंट में। आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे मैथमेटिकली कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तो क्षमता है ना भाई। अब कहने का मतलब मेरी क्षमता है कि हम 100 कूलम को स्टोर कर सकते हैं, कोई हमको 10 दे रहा है तो उसका कैपेसिटेंस 10 थोड़े हो जाएगा। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मेरी क्षमता है कि हम 100 कूलम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक, तो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। अब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कोई 10 दे रहा है हमको, तो मेरी क्षमता से कम दे रहा है। बोलेगा अच्छा इतना क्षमता है आपका, चलिए आपको 1000 कूलम देते हैं, ले नहीं पाएंगे हम, मेरी क्षमता ही नहीं उतनी, है ना। तो चार्ज और पोटेंशियल पर वो डिपेंड करेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का शेप एंड साइज क्या है, उसके प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है, अगल बगल में भी कोई कैपेसिटर है क्या, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, ना कि इस बात पर कि उस कंडक्टर का चार्ज क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। इन सब बातों पर वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। कैसे, इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बताए थे, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो उन सबों में तोड़ के आपको बताएंगे कि देखिए देखिए कहे थे ना वहां पर कि चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, तो नहीं करेगा। कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक ना। ये बात हम गांठ पार लेना है। तो किस पर करेगा सर, भाई अभी तो लिख दिया ना, कंडक्टर के शेप एंड साइज पर, प्लेट्स के बीच के मीडियम पर, और अगल बगल वाले दूसरे अन्य कैपेसिटर पर, कंडक्टर पर, ठीक बात है। चलिए, कैपेसिटर को ही हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं इसको, इसको मिस नहीं करना है, कंडेंसर होता है, ठीक बात है। अब और कुछ पढ़िएगा, चलिए कुछ और देख लीजिए। इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, मुख्य रूप से यूजेस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज, इसको भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लिखेंगे इसमें द कैपेसिटर्स आर यूज्ड, पहला में इन एवरी ऑटोमोबाइल इंजन इन द इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी इंजन है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्पार्क प्लग लगाते हैं, याद होगा, स्पार्क प्लग खोल लेंगे तो स्टार्ट होगा। वो जो स्पार्क प्लग है वही तो कैपेसिटर है। किक मारते हैं या बैटरी से सेल्फ भी मारते हैं तो चार्ज को स्टोर किया, सडनली स्पार्क करके दे दिया वो चिंगारी के रूप में, तो वहां पे आग लगता है, पेट्रोल पे, सब बात जानते होइएगा, है ना। तो स्पार्क प्लग के रूप में हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल प्रत्येक ऑटोमोबाइल इंजन में होता है, ठीक बात है सर। और इसका इस्तेमाल बताइए, इसका इस्तेमाल है इन रेडियो लाइक सर्किट्स फॉर ट्यूनिंग पर्पस। रेडियो में, टेलीविजन में, रडार सिस्टम वगैरह में ट्यून जो करते हैं हम लोग, एफएम से विविध भारती लगाते हैं, है ना, तो ट्यून जो करते हैं, तो ट्यूनिंग पर्पस से भी में भी कैपेसिटर का ही इस्तेमाल होता है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो बैंड बदलाएगा ही नहीं, एक ही जगह फिक्स होकर वो सिग्नल देता रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सब आगे सीखेंगे हम लोग। इसका तीसरा इस्तेमाल है इन स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट डिलीवर्ड। रेक्टिफाइड करंट, देखिए आप लोग को पता होगा, हम लोग जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं,
ये एसी इस्तेमाल करते हैं। एसी कैसा होता है, याद होगा इक्वेशन, सांप की तरह चलता है। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि एक आपका मान लेते हैं कैपेसिटर है, इसका 2 टर्मिनल है, एक इनपुट के लिए हो गया और दूसरा आउटपुट के लिए हो गया। तो लहराता हुआ सा करंट आता है, किसी प्रकार से करंट को आता है, ये अपने अंदर अब क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये डिलीवर करता है ना, तो स्ट्रेट लाइन में करता है, सीधा करंट। सडन करंट जो ये सप्लाई करेगा, डिलीवर करेगा, वो इंस्टेंट करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, स्ट्रेट लाइन में चलने वाला करंट होगा, न कि I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में। अगर इस प्रकार का लेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं करंट जब मैक्सिमम होगा तो पंखा फुल स्पीड में, घटते घटते जीरो, जीरो से फिर उल्टा चलेगा पंखा, उल्टा से फिर चलते चलते जीरो, फिर सीधा चलेगा पंखा, फिर जीरो, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा सीधा पंखा चल के फाइनली चलेगा, भाई बंद कर दो नहीं यार, क्या टेंशन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से करंट को ये रेक्टिफाइड भी करता है, स्मूथिंग या रेक्टिफाइंग जो कर लीजिए, रेक्टिफाइड करंट को ये स्मूथ लिखा है, स्मूथ करता है, इसको चिकना बना देता है, रद्दा मार के सीधा कर दिया, सीधा करंट ही निकालेगा। बात समझ में आई बात, स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट डिलीवर्ड। और इसका अगला इस्तेमाल आपका है एसी पावर सप्लाई के एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एसी पावर सप्लाई, ये एसी पावर सप्लाई के एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक बात है, बात समझ में आया ये सब? कलम रख लिए सर। हाँ, वीडियो काफी लंबा हो गया है, इंट्रोडक्शन में इतना काफी है, कैपेसिटर या कंडेंसर कह लीजिए, है ना, इसके इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। अब यहां से हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो आपका होगा बारी बारी से टाइप्स ऑफ, मतलब हेडिंग में आपका लिख सकते हैं यहां से फिर से दोबारा आप टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जो अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये सब कैसे कैसे होता है, इसका क्या फॉर्मूला सब है, वगैरह वगैरह, उस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेंगे, है ना। और इंट्रोडक्शन में इतना काफी है, आप इसको एक बार दो बार पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं इसके लिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का, है ना। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? बिल्कुल ज्ञानवर्धक, क्रिस्टल क्लियर, कॉन्सेप्चुअल नहीं? चलिए तो काम करते हैं ना, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और वो भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाए, ताकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि उसका पैसा लगता नहीं है। और अगर चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इसी अपील के साथ फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।